अगले दिन गीत की नींद खुली। उसकी कमर अकड़ चुकी थी। बीती रात वो बालकनी के दरवाजे पर पीठ टिकाए ही सो गई थी। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। दरवाजे के दूसरे सिरे से लगकर मोहक सोया हुआ था। कल रात वो मोहक के साथ पूरा चांद देखने की इच्छा जता रही थी और फिर देखा भी तो था उसने। और गीत को सोचने में भी शर्म सी आ रही थी कि कल उसे क्या हो गया था। और तो और इस चक्कर में उसने मोहक को भी असहज कर दिया था। उसी मोहक को जिसे अब तक कोई भाव समझ नहीं आ रहे थे। शायद इसे ही बहकना कहते हैं। गीत लंबी सांस छोड़ते हुए अपने आप से बोली, फिर वापस बीती रात के बारे में सोचते हुए अपनी हथेली से आंखों को ढक लिया, जैसे खुद से ही छिपना चाह रही हो, शायद भावनाओं में बहना। वो फिर बड़बड़ाई। इतने में उसका फ़ोन बजा, जिससे मोहक नींद में हड़बड़ाया। फिर आंखें खोलते हुए सीधा होकर बैठ गया। किसका कॉल है इतनी सुबह सुबह? गीत चिढ़कर बोली, क्योंकि मोहक फ़ोन की आवाज़ से हड़बड़ा गया था। उसने मोहक के बिस्तर पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। एलिंटा की कॉल थी। हेलो साधना, उसने कॉल उठाया। गीत, वो कुछ काम था, कपड़ों के ऑर्डर से रिलेटेड। साधना बोली, लेकिन तुम्हें पता है ना, अभी मैं वर्क लोड नहीं ले सकती। कब तक गीत? 3 महीने से फैशन हाउस का काम धीमा हो रखा है। लेकिन मोहक, गीत ने बात करते हुए मोहक की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो चुका है अब। टेलर्स से जितना हो पाता है वो करते हैं, लेकिन नए आइडियाज़ के बिना तो काम ठप पड़ जाएगा ना। कोई नया ऑर्डर है, ऑर्डर्स की लिस्ट ही पड़ी है, आपको ही करना पड़ेगा। या फिर कोई फैशन डिज़ाइनर अपॉइंट कर लेते हैं, साधना ने सुझाव दिया। नहीं, मैं करती हूँ कुछ, कहकर गीत ने फ़ोन रख दिया। फिर नहाकर मोहक के लिए नाश्ता बनाया और उसे लगे हाथ खिला भी दिया। अब वो खाने में आनाकानी नहीं करता था। तुम्हारी सेब बढ़ गई है सच में, 3 महीने में बढ़ेगी ही ना। गीत अपनी ठोडी पर उंगलियां चलाते हुए मोहक से बोली, सुनो, मैं बना दूंगी, लेकिन तुम ना अनकंफर्टेबल मत होना। फिर गीत ने शेविंग क्रीम ली और अपना हाथ मोहक के गाल की तरफ बढ़ाया तो मोहक का सिर 1 इंच पीछे हो गया। गीत मुस्कुरा दी, बस इस बार हाँ, अगर तुम्हें मेरे हाथ से असहज लगता है तो तुम हो जाओ ना ठीक। याद करो, सब पहचानो मुझे, फिर बना लेना सेब भी खुद से, कहकर उसने शेविंग क्रीम मोहक के गालों पर लगा दी। सॉरी, पर मेरे पास ट्रिमर नहीं है, कहते हुए उसने मोहक के सिर को अपनी हथेली से थाम लिया। कुछ देर बाद वो उससे दूर हटी। अब लग रहे हो ना वो पहली मुलाकात वाले मोहक। वो उसे देख फिर मुस्कुराई, लेकिन मोहक उसे किसी सोच में गुम लगा। उसे शायद पहली बार कुछ याद आ रहा था। वो बैठा था, सामने कंप्यूटर स्क्रीन थी। उसने कीबोर्ड को पकड़कर अपने करीब किया ही था कि उसके कंधों पर किसी का जाना पहचाना स्पर्श हुआ और उसकी कमर एक पल में तन गई। फिर कोई उसके कानों में प्यार से बुदबुदाया था, तुम ना बहुत प्यारे हो, इतने कि मुझे एक बार फिर प्यार हो गया है तुमसे और बार बार होता रहेगा। क्या सोचने लगे? गीत की आवाज़ से मोहक के विचार में भंग पड़ गया, लेकिन उसकी आवाज़ से मोहक के चेहरे के भाव थोड़े अलग ही हो चुके थे। उसे अभी जो धुंधला सा याद आया था, उसमें किसी ने पीछे से कुछ कहा था और वो आवाज़ गीत की थी। सोचो सोचो, कुछ तो याद आएगा ही ना। गीत उसका नाक छूते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, लेकिन उसे कहाँ पता था कि मोहक के दिमाग में वाकई कोई पिछली याद उभरी थी। चलो, अभी मुझे बहुत काम है, मैं रात को वापस आऊँगी, कहकर गीत नीचे फैशन हाउस में चली गई और मोहक अपने कमरे में अकेला रह गया। पिछले 3 महीने से तो लगभग हर वक्त उसी के साथ ही रहती थी, जिस वजह से उसका काम अटका पड़ा था। गीत ने नीचे आकर सब कुछ चेक किया। वाकई बहुत काम पेंडिंग पड़ा था। उफ, लग जा गीत, अब इसमें टाइम खपाना पड़ेगा। कुछ देर बाद एलिंटा और बाकी टेलर्स भी आ गए। गीत सारे दिन व्यस्त ही रही। कुछ कस्टमर्स की शिकायतें भी सुनने को मिली और गीत ने सबको बस यही कहा कि वो जल्द ही उनका ऑर्डर पूरा करेगी और इसी तरह रात भी हो आई थी। बाकी लोग चले गए थे, लेकिन गीत अभी भी अपना पूरा काम करने में लगी हुई थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ खाने को ऑर्डर कर दिया। आज उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो कुछ बना सके। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आया। गीत ने खाना लिया और थोड़ी जल्दबाजी में ऊपर कमरे में गई। सुनो, तुम खुद से खा लो आज, मुझे थोड़ा काम है, वो प्लेट में खाना निकालती हुई बोली और फिर फटाफट मुड़कर नीचे की ओर बढ़ गई। आप? अचानक मोहक के गले से कुछ अधूरे शब्द निकले, लेकिन अफसोस गीत के कानों तक नहीं पहुंच सके। अगर वो सुन लेती तो वापस नीचे नहीं जा पाती, फिर चाहे उसका बुटीक बंद ही क्यों न हो जाता। मोहक ने उसे जाते देख शायद रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सालों से अटकी आवाज़
गीत को रोक पाने में भी अभी विफल हो गई थी। फिर वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। मोहक ने खाने पर नज़र डाली। हर रोज़ उसे गीत अपने हाथ से खिलाती थी। फिर आज उसका मन भी कैसे होता खाने का। अभी उसे कुछ याद नहीं था, ना ही उसकी आवाज़ गले से निकल पा रही थी। कैसे निकलती? उस मेंटल हॉस्पिटल में उसने बातचीत तक बंद कर दी थी सबसे, लेकिन उसे लोगों ने पागल समझ लिया था, जो कि वो बिल्कुल नहीं था। उसे सब समझ आ रहा था, गीत की फिक्र, उसकी चाहत। ये सब समझते हुए उसका खाने का मन नहीं हुआ तो उसने थाली परे सरका दी। शायद ना चाहते हुए भी वो ये चाह रहा था कि ये लड़की जो भी है वो उसके साथ ही बैठी रहे, उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाए। गीत फिर वापस नहीं आई। वो देर रात तक काम करती रही और भी थक थका कर उसे वही नींद आ गई। इधर मोहक भी उसका इंतजार करते हुए बिना खाए ही सो गया। सुबह हो आई थी। मोहक बाथरूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसे गीत के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। वो हल्के गुस्से में कुछ बोलते हुए कमरे के अंदर आई। खाना भी नहीं खा सकते न तुम? भूखे सो गए? वो आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। चलो मुंह खोलो, वो निवाला बढ़ाकर बोली। लेकिन मोहक उसे देखता रहा, जैसे उसके आने से सुकून आ गया हो। हाँ, मोहक को याद भी नहीं था कि गीत कौन है, लेकिन एक बार फिर खामोश रहकर चाहत रखने लगा था वो। ये जो सामने खड़ी थी, उसके प्रति चाहत जाग रही थी मन में। खाओ, क्या सोचने लगे? गीत ने फिर कहा। बदले में मोहक ने उंगली से इशारा किया कि पहले वो खाए। क्या क्या किया तुमने अभी? गीत एकदम से थोड़ा चौंकी। तुम्हें मेरी बात समझ आती है? मैं जो कह रही हूँ वो तुम समझ रहे हो? तो बोलो न कुछ। उसने खाने की प्लेट एक साइड रखी और मोहक की बाजुएं थाम ली। सुनो, तुम्हारी आवाज़ नहीं गई है, तुम बोल सकते हो यार। फिर क्यों नहीं बोलते? बोलो ना। पहले मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारी अनंत बातें सुनने के लिए। प्लीज़ बोलो। लेकिन मोहक कुछ नहीं बोला, या शायद बोल नहीं पाया क्योंकि उसके बोल नहीं फूट रहे थे। और फिर गीत उसकी बाजुएं थामे खड़ी थी तो वो एक टूटा फूटा अक्षर बोलने से भी रह गया। उसने हल्के से अपनी बाजुएं चुराई और साइड में रखी प्लेट उठाकर वो टूटा हुआ निवाला गीत की तरफ बढ़ा दिया। और गीत को ऐसे लगा जैसे बहुत सी तितलियाँ उसके दिल के चारों ओर उड़कर उससे गुदगुदा गई हो। उसने मोहक का निवाले वाला हाथ थाम लिया। तुम नहीं जानते, ये छोटे छोटे बदलाव मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ है, कहकर उसने वो निवाला खा लिया और मोहक का हाथ काँप कर रह गया। अगले कुछ दिन गीत व्यस्त ही रही, लेकिन वो खाने के वक्त ऊपर आ जाती, फिर मोहक को खाना खिलाते हुए खुद भी खा लेती। मोहक उसके लिए बहुत मासूम सा था, जो उसके बगैर खाना भी नहीं खाता था। लेकिन खाने के वक्त के अलावा गीत फैशन हाउस में ही रहती और वो वक्त मोहक को बिल्कुल नहीं भाता था। और फिर वो रात को भी नीचे ही सो जाती थी। मोहक बस इंतज़ार करता ही रह जाता था। वो परेशान हो रहा था, बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन बयां किसे करता और कैसे करता? उसकी आवाज़ तक उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर एक दिन गीत वापस जल्दीबाजी में ऊपर आई। उसने जल्दी से खाना लगाया, लेकिन मोहक ने उसे देखा तक नहीं। मुंह फेर कर क्यों बैठे हो? इधर देखो, उसने मोहक से कहा। लेकिन मोहक ने उसे नहीं देखा। देखो ना मोहक, वो फिर बोली, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम सुन रहे हो? गीत ने थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखा और फटाफट भाप भी गई। मोहक के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। तुम नाराज हो मोहक? वो आश्चर्य और खुशी से बोली। शायद भगवान उसकी सुन रहा था। मोहक में बहुत से बदलाव दिखने लगे थे। तुम नाराज हो ना? देखो मेरी तरफ, देखो, उसने भावुकता भरे भाव से कहा। लेकिन मोहक शायद सच में नाराज था। नहीं देखोगे तो मैं वापस जा रही हूँ, उसने जानबूझकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाया ताकि मोहक नाराजगी जाहिर कर सके। और फिर सच में कुछ हुआ। मोहक ने गीत को जाते देख उसका हाथ पकड़ लिया। गीत खुशी से पलटी और देखा कि मोहक की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मोहक, वो उसके आंसू देख झट से नीचे बैठ गई। कि क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम्हें पेन है कहीं? वो एकदम से मोहक के आंसुओं का कारण नहीं समझ पाई। मोहक ने पहले गीत की तरफ इशारा किया, फिर अपने हाथ से मना कर दिया और गीत के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। गीत समझ गई कि वो उसे वापस जाने से मना कर रहा है। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं थी, नीचे ही, गीत ने उसका चेहरा थाम कर कहा। वो सोचने लगी, क्या मोहक अकेला डर रहा था? नहीं, वो डरेगा क्यों? हाँ, माना कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन उसका मानसिक संतुलन जो प्रयागराज में थोड़ा गड़बड़ा गया था, वो अब बिल्कुल ठीक था। तो वो डरेगा क्यों? तो फिर क्या इसे मेरी कमी महसूस? इतना सोचते ही वो मोहक से बोली,
तुम चाहते हो मैं यहीं रहूं? तुम्हें मेरी याद आई ना? और मोहक ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति जताई। अब की बार गीत ने उसके हाथ पर पकड़ कस दी। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ फिर, गीत ने कहा। और लगे हाथ उसे मोहक की जंजीरों का ख्याल आ गया। आखिर अब उनकी जरूरत ही कहाँ थी? क्यों बांधा हुआ था उसने मोहक को अब तक? रुको, मैं चाबी लेकर आती हूँ, उसने मोहक से कहा और दूसरे कमरे में चली गई। वो चाबी लेकर वापस आई और जैसे ही लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसे ललित से किया वादा याद आ गया। उसने ललित को यकीन दिलाया था कि जब तक मोहक ठीक नहीं होता वो उसे नहीं खोलेगी। उसके हाथ एक पल को ठहर गए, फिर उसने मोहक को देखा। वो ना जाने किस उम्मीद के तहत गीत को देख रहा था। मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, बस तुम्हें कुछ याद नहीं, और इस बात को पागलपन में शामिल तो नहीं किया जा सकता ना, गीत हौले से बोली और उस जंजीर का लॉक खोल दिया। उसने मोहक के पैरों को उन बेड़ियों से आज़ाद कर दिया। फिर उसने मोहक का हाथ पकड़ा। चलो, तुम अब यहाँ अकेले बंद नहीं रहोगे। और वो उसे अपने साथ फैशन हाउस की शॉप में ले गई, फिर वर्क रूम में भी। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और वक्त के साथ मोहक में सुधार हो रहा था। वो अब दुख भी जताता था और साथ ही मुस्कुराता भी था। देखो ये कैसा बना है। गीत अपने वर्क रूम में बैठी ड्रेस डिजाइन कर रही थी और मोहक से पूछ भी रही थी। मोहक कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया, जिसका मतलब था कि ये डिजाइन भी उसे पसंद आई। हाँ, तुम्हारे बोलने पर कब तक टैक्स लगा रहेगा, वो मुंह बिगाड़ती हुई बोली और वापस अपना काम करने लगी। फिर कुछ देर वो कुछ सोचती रही और एकाएक मोहक की तरफ पलटी। तुम्हें बाहर घूमने जाना है, उसने मोहक से सवाल किया। जवाब में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन तुम्हें अभी कहीं ले जाना सेफ नहीं, वो खुद ही सोचते हुए बड़बड़ाई। जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक कहाँ ले जाऊँ तुम्हें, किससे मिलवाऊँ? वो अपनी ठोड़ी पर हाथ रख सोचने लगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, उसने एक बार फिर खुद से कहा और फ़ोन उठाकर किसी को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी और उसमें से ललित बाहर निकला। फिर उसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और सरल को गोद में उठा लिया। आ गए आप, गीत ललित के अंदर आते ही बोली और जाकर उसके गले लग गई। आना ही था। और फिर कितने दिन हो गए तुझसे मिले, ललित ने कहा और उसके सिर पर हाथ रख दिया। फिर दोनों भाई बहन यूँ बातें करने बैठे जैसे उनको मिले साल 2 साल बीत गए हो। और सरल सरल और मोहक एक साथ बैठे थे। गीत ने ही ललित को कॉल कर कहा था कि वो सरल को साथ लेता आए। ललित से बात करने के दौरान गीत ने एक तिरछी निगाह उन दोनों पर डाली। मोहक सरल को गुदगुदी कर रहा था, जिससे सरल हंसता और फिर खड़ा होकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मोहक को भी गुदगुदाता। मोहक भी उसे खुश करने के लिए हंस दे रहा था और ये सब करते हुए वो दोनों ही एक समान नजर आ रहे थे। फिर देखा जाए तो वाकई उन दोनों में बस आकार का ही फर्क था। दोनों के ही छोटे कर्ली बाल थे, दोनों के ही चेहरे से मासूमियत टपकती थी। और फिर सरल उम्र की वजह से तो मोहक अपने कारणों से बोल नहीं पा रहा था। एक समानता ये भी हो ही गई थी। यूं ही बातों शरारतों में शाम हो आई थी और अब ललित वापस घर जाने को तैयार था। अब हमें चलना चाहिए गीत, उसने कहा। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। वो एक बार फिर ललित के गले लग गई। तुम कब घर आ रही हो अब? कितने दिन हो गए? आऊँगी भैया, बस कुछ वक्त और, कहते हुए गीत ने पीछे मुड़कर मोहक को देखा, जो अभी भी सरल के साथ लगा हुआ था। उसकी निगाह का पीछा करते हुए ललित ने भी मोहक को देखा। इस वक्त में तुम सा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा गीत, सिर्फ सुना था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन तुम इसका जीता जागता उदाहरण हो, ललित बोला। तो गीत ने उसे देखा, वो मुस्कुराया और आगे बोला। तुमने सालों इंतजार किया था मोहक का, भगवान ने तुम्हें तुम्हारे इंतजार का फल भी दिया, लेकिन शायद तुम्हारी परीक्षा वहीं खत्म नहीं हुई थी। तुम्हारी किस्मत में कुछ और इम्तिहान लिखे थे, फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी ना। मुझे फक्र महसूस होता है तुम पर और गर्व होता है कि तुम मेरी बहन हो। गीत बस चुप रहकर ललित को सुनती रही। इन बीते सालों में एक बार तो मैं भी हार मान गया था और तुम्हारा रिश्ता अर्पण से तय कर दिया। क्या करता, मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन तुमने नहीं पड़ने दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी कसम तक दे दी थी ना। उन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और अब की बार गीत बोल पड़ी। जाने दीजिए भैया, वो सब आपकी फिक्र थी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो सब सोचकर कभी आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, उसने ललित के हाथों को पकड़कर कहा। बदले में
वो बस मुस्कुरा दिया। मोहक जल्दी ठीक हो जाएगा और उसे सब याद भी आ जाएगा। उसने गीत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सरल आ जाओ बेटा, बुआ को बाय बोलो। ललित बोला तो मोहक ने सरल को गोद से उतार दिया और ललित के दिमाग में आया कि किस बेवकूफ़ ने ये डिक्लेयर किया था कि मोहक पागल है। वो बहुत आसानी से सबकी बातें समझ पा रहा था। तभी तो ललित के कहते ही सरल को गोद से उतार दिया। पापा। सरल अब आसानी से पापा बोल लेता था, लेकिन बोलने के मामले में वो बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे था। बाय बोलो बुआ को, ललित उसे गोद में उठाता हुआ बोला और सरल ने गीत की तरफ हाथ हिला दिया। टैक्स तो तुम्हें बोलने पर भी लगा है। पता नहीं कब बुआ बोलोगे मुझे, वो उसके गाल खींचती हुई बोली। ललित विदा लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। सरल अभी भी पीछे खड़ी गीत को ही देख रहा था। गीत मुस्कुराती हुई अपने वर्क रूम की तरफ बढ़ी और बेख्याली में सिलाई मशीन से टकरा गई और गिरने को हुई। तभी गीत, बुआ, दो अलग अलग आवाज़ें आई, एक सरल की और दूसरी मोहक की। वो तो गीत ने मशीन पर हाथ टिका दिए, नहीं तो आज पक्का उसका सिर फट जाता। एकाएक यूं लड़खड़ाने से उसकी धड़कन बढ़ गई थी और उसके बाद जो हुआ, उसने तो उसकी सांसें ही थाम दी थी। उसे कुछ पल लगे इस बात पर विश्वास करने में। वाकई अभी मोहक बोला। ललित भी चौकन्ना होकर खड़ा रह गया। सरल के बुआ बोलने की खुशी दबी रह गई, क्योंकि उसे तो बोलना ही था, लेकिन वो खुश होकर मोहक को देख रहा था। तो क्या मोहक की यादाश्त भी वापस आई होगी या सिर्फ आवाज़? गीत भी झटके से मोहक की तरफ पलटी थी और उसके दिमाग में भी यही सवाल गूंजा था कि क्या मोहक की सिर्फ आवाज़ ही आई या यादाश्त भी। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मोहक उसके करीब आता हुआ बोला। इसके साथ गीत और ललित को जवाब मिल गया कि मोहक की यादाश्त नहीं आई है, क्योंकि वो गीत को हमेशा आप बोलकर संबोधित करता था। फिर भी ये क्या कम बात थी कि वो बोल पड़ा था। गीत आंखें पारे उसी को देख रही थी। आंखों में एक बार फिर खुशी के आंसू झलकने लगे थे और फिर माहौल को देखते हुए ललित चुपके से बाहर निकल गया, क्योंकि अगर वो वहीं टिका रहता तो शायद गीत अपने खुशी को ठीक से जाहिर नहीं कर पाती। मोहक उसके हाथ को पकड़कर देखने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि गीत को इस वक्त चोट लग भी जाती, तब भी उसका ध्यान चोट पर नहीं जाता। वो उसी को देख रही थी और फिर एक झटके से वो उसके सीने से लग गई। मोहक हड़बड़ा गया। उसे तो अब तक इस बात का भी एहसास नहीं हो पाया था कि वो बोल पा रहा है। उस पर गीत की ये हरकत, पर फिर भी उसने अपने जज्बातों के तहत गीत को थामने का सोचा और अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन तभी भावनाओं में गीत थोड़ा ज़्यादा बहकी और उसके होठ मोहक की गर्दन से जा लगे। मोहक के हाथ थरथराकर वापस पीछे की ओर हो गए। उसे ये स्थिति समझने में भी कुछ पल लगे। गीत, वो अटकता हुआ सा बोला। उसे कुछ याद तो नहीं आया था, लेकिन इतने दिन से साथ रहते हुए वो गीत का नाम जान गया था और कुछ याद ना होते हुए भी फिर से गीत को चाहने लगा था। लेकिन वो ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए 7 साल पहले भी तैयार नहीं था और आज भी नहीं। एक यही बात थी जो अब तक उसमें थी कि वो गीत के छूते ही घबरा सा जाता था। कुछ पल बाद गीत उससे अलग हुई तो देखा कि मोहक के ललाट पर पसीना चमक रहा है और वो खुद निगाहें इधर उधर दौड़ा रहा था। इसी के साथ गीत ने दांतों तले जीभ दबा ली। वो एक बार फिर गलती कर गई थी। गीत दांतों तले जीभ दबाए खड़ी थी, साथ ही उसने अपनी आंखें भी भींच ली थी। कुछ क्षण बाद उसने एक आंख खोलकर मोहक को देखा। मोहक के ललाट पर अभी भी पसीना चमचमा रहा था। गीत ने झट से दुपट्टे का सिरा पकड़कर उसका पसीना पोंछा। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो? उसने ऐसे समझाया जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो। ऐसा अब नहीं चलेगा। 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। तब से जानते हो तुम मुझे। ये पहली दूसरी मुलाकात की तरह कब तक बिहेव करोगे? पसीना पोंछते हुए गीत के हाथों से उसका दुपट्टा ना जाने कब फिसल गया और उसकी उंगलियां मोहक की आईब्रो पर चलने लगी। 10 साल उसके मुंह से निकला जैसे उसे कुछ समझ न आया हो, और साथ ही उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो कुछ सोचने पर जोर दे रहा हो। अब गीत उसे घर से बाहर भी ले जाने लगी थी, क्योंकि अब इतना तो कंफर्म था कि मोहक किसी के लिए खतरा नहीं है। वो गीत से बातें करता, उसके साथ हंसता मुस्कुराता, उसके साथ घूमता, सारे दिन उसके साथ ही वर्क रूम में बैठा रहता। और एक अलग बात, वो हमेशा गीत को कई लम्हों तक अपलक निहारता और गीत के देखते ही नज़रें हटा भी लेता था। उसे एक बार फिर गीत अच्छी लगने लगी थी और इस बात का एहसास खुद गीत को भी था।
कभी कभार मोहक के माता पिता और हर्षित मोहक से मिलने आ जाया करते थे, लेकिन उन्होंने उसे वापस ले जाने की कोई बात नहीं की। वो भी समझ रहे थे कि ये हक वो खो चुके हैं। अब वो सब भी मोहक की याददाश्त वापस आने का ही इंतजार कर रहे थे। मोहक को गीत ने बातों बातों में बता दिया था कि उसकी याददाश्त किसी कारण चली गई थी। सागर जी, ज्योति जी और हर्षित के बारे में भी वो बता चुकी थी कि वो उसके माता पिता और भाई है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बता पाई थी। वो चाहती थी कि मोहक खुद उसे पहचाने, और फिर एक बात ये भी थी कि मोहक उसे पहचानता नहीं था, फिर भी चाहत भरी निगाहों से देखता था। बस फिर और क्या चाहिए था गीत को। देखो, ये वो खिलौना है जिसके लिए तुम मुझसे बचपन में लड़ते थे। हर्षित ने एक छोटी सी बाइक दिखाकर मोहक से कहा। मोहक का परिवार आज फिर आया था उससे मिलने। मैं लड़ता था? वाकई, मोहक बोला, जिसे गीत ने बताया था कि हर्षित उसका भाई है, लेकिन उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि वो भी कभी किसी से लड़ सकता है। शायद हाँ या शायद नहीं, हर्षित बोला। मतलब? मोहक ने पूछा। मतलब ये कि तुम लेना तो चाहते थे इन खिलौनों को, मुझसे लड़ना भी चाहते थे इनके लिए, लेकिन लड़ नहीं पाए कभी। बड़े भाई के नाते तुमने हमेशा मुझे सिर्फ दिया प्यार और स्नेह। हर्षित पिछली बातों में खोता हुआ बोला। तो फिर अब लड़ लूं? मोहक उससे वो खिलौना छीनकर मुस्कुराते हुए बोला और अंदर भाग गया। हर्षित भी हंसते हुए उसके पीछे भागा। गीत, जो मोहक के माता पिता के साथ बैठी थी, ये सब देखकर गदगद हो उठी। अंदर हर्षित ने मोहक को पकड़ लिया। फिर दोनों बिस्तर पर गिर हंसने लगे, और साथ ही मोहक के दिमाग में कुछ तस्वीरें उजागर हुई। कुछ चलने लगा दिमाग में। पापा, मोहक के लिए गिटार लाना, आपको पता है उसने 89% स्कोर किया है। हर्षित मोहक के लिए खुश होता हुआ बोला। 13 वर्षीय मोहक भी साथ ही खड़ा था। पापा, मोहक ने अपना रिजल्ट भी खुशी से आगे किया, शायद अब उसे भी शाबाशी मिलेगी। हाँ, मोहक के मन में किसी तोहफे की चाह नहीं थी, बस उसे तो यही चाहिए था कि उसके पापा उसकी पीठ थपथपा दे। सागर जी ने उसे देखा। वो अपना रिजल्ट उनके सामने किए खड़ा था। हाँ हाँ, देखूंगा बाद में, अभी रखो अपने पास। उन्होंने मोहक को रूखा सा जवाब दिया और हर्षित को गोद में लिए अंदर चले गए। मोहक ने अपना सिर झटका। वो इस छोटे से दृश्य में खुद को और हर्षित को तो नहीं पहचान पाया था, लेकिन सागर जी को पहचान गया था। गीत ने बताया था कि वो उसके पिता है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हर्षित ने उसे सिर झटकते देख पूछा। मोहक ने उसे देखा और देखते ही उसे कुछ समझ आया। वो बच्चा जो सागर जी की गोद में था वो हर्षित था, और जिसे सागर जी ने बुरी तरह नज़रअंदाज किया था वो खुद मोहक। मोहक, क्या हुआ? हर्षित ने फिर पूछा। वो क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते? उसने एकाएक बच्चों की तरह पूछा, और उसके इस सवाल पर हर्षित की नज़रें डगमगा गई। ये क्या पूछ रहा था मोहक? क्यों पूछ रहा था? तो क्या उसे कुछ याद आया? हाँ, आया होगा, तभी तो उसने ऐसा सवाल किया। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हर्षित ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा। बस लगा मुझे, तुम बताओ ना, सच में ऐसा है? हर्षित को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। मोहक के मन की तसल्ली के लिए झूठ बोल दे, या फिर उसके दिमाग को सही दिशा में ले जाने के लिए सच बोले। बोलो, मोहक ने कहा। वो हालात कुछ ऐसे, हर्षित कह ही रहा था कि गीत आ गई, और हर्षित ने चैन की सांस ली। वो मोहक के सवाल से असमंजस में आ गया था, लेकिन गीत कुछ देर बाद वापस बाहर चली गई, तो हर्षित को लगा कि मोहक अपना सवाल दोहराएगा, लेकिन मोहक भी समझ गया था कि वो सवाल हर्षित को असहज कर गया था, इसलिए उसने वापस जिक्र नहीं छेड़ा। अच्छा, गीत कौन है, ये तो बता सकते हो? मोहक कुछ पल ठहर कर फिर बोला। गीत, हर्षित नासमझी से बोला। गीत, मोहक ने आराम से कहा। वो तुम्हारे सामने ही तो है, साथ है तुम्हारे, वही है गीत। तुम समझे नहीं, उन्होंने सब बताया। ये कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे माँ पापा के बारे में बताया, लेकिन वो कौन है मेरी? क्यों कर रही है मेरे लिए इतना, और मेरा इतना ख्याल क्यों? मोहक ने आखिर पूछ ही लिया। हर्षित एक पल को मुस्कुराया। गीत जो है उसकी कोई परिभाषा नहीं है मोहक। वो अपने त्याग, अपनी तपस्या से सर्वोपरि हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी कौन है, बस इतना समझ लो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में किसी का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए तो उसकी हकदार है वो। कहते हुए वो उठा। चलो बाहर चलते हैं, कहकर वो हॉल में चला गया। पीछे मोहक के मन में सवाल छोड़ गया। मोहक के मन में अब सवालों की संख्या बढ़ गई थी। आज एक बार फिर मोहक सरल से मिलकर बहुत खुश था।
हाँ, आज गीत उसे लेकर आनंद निवास आई हुई थी अपने घर। चॉकलेट, सरल अपनी तुतलाई सी आवाज़ में बोला और महक के सामने चॉकलेट बढ़ा दी। आप खाओ, ये बच्चों के लिए होती है। महक आगे बढ़कर उसे गोद में लेता हुआ बोला। आप भी? सरल इतना ही बोला। उसका मतलब था कि महक भी बच्चा ही है। महक ने उसकी बात पर मुंह बिचकाया। थोड़ी बगल में बैठे ललित और गीत ने मुंह दबाकर मुस्कुराहट रोकी। वो दोनों भी सरल की बात से इत्तेफाक रखते थे। लगता था मानो सरल और महक एक साथ बड़े हो रहे हो। हालांकि महक 33 वर्ष का होने वाला था, लेकिन उसके हाव भाव और चेहरे से टपकती मासूमियत से वो गीत को इतना बड़ा लगता ही नहीं था। बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करना है गीत? ललित ने गीत से पूछा। दरअसल 2 दिन बाद महक और गीत दोनों का 33वां जन्मदिन था। किस्मत से दोनों एक ही दिन एक ही वर्ष में जन्मे थे। ललित के सवाल पर गीत के दिमाग में वो 11 साल पहले वाला दृश्य कौंध गया, जब वो बेकरी से अपना स्पेशल बर्थडे केक लेकर निकली थी और जिंदगी के सबसे खूबसूरत तोहफे के रूप में महक उससे टकराया था। गीत ने उससे पहले प्यार शब्द की व्याख्या ना तो सुनी थी और ना ही कभी कहीं कही थी, लेकिन ना जाने कब महक का प्यार उस पर इस कदर हावी हुआ कि आज जानने वालों के लिए गीत सिंबल ऑफ लव बन चुकी थी। गीत, ललित की आवाज़ से गीत विचारों से बाहर आई। जी भैया, कुछ सोचा है? कहाँ खुशियाँ बांटनी है इस बार? इसमें सोचना कैसा? वहीं जहाँ पिछले 7 साल से मैंने खुशियाँ नहीं बांटी, गीत ने कहा। और ललित मुस्कुरा दिया। हाँ, यह सच था कि गीत ने पिछले 7 सालों से अपना जन्मदिन उस बेकरी में नहीं मनाया था जहाँ वो महक के साथ मनाया करती थी। और 2 दिन बाद गीत और महक को जानने वाला लगभग हर शख्स उस बेकरी के सेलिब्रेशन एरिया में मौजूद था। गीत ने वाइन कलर का हल्का सा गाउन पहना था जो उसने खुद ही खास इस दिन के लिए डिजाइन किया था, और वही महक ने वाइट शर्ट पर वाइन कलर ब्लेजर और वाइन कलर की पैंट पहनी थी। कहने वाली बात ही नहीं थी कि इतनी जगमग लाइट्स की तुलना में उन दोनों के चेहरे ज़्यादा जगमगा रहे थे। दोनों ऐसे लग रहे थे कि हर कोई बलाई लेने में लगा था। नजर न लगे दोनों को, हर किसी की जबान से ये बात निकली ही थी। उदय, पाखी, करण, परी, विवेक, साधना सब गीत को बधाइयाँ देते नहीं थक रहे थे। आखिर आज इतने सालों बाद किसी जश्न में सिर्फ गीत शामिल नहीं थी, बल्कि उसका मन भी शामिल था। महक को गीत ने हाल फिलहाल ही बताया था कि उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, जिससे वो भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वो अब सबको किसी न किसी रिश्ते से पहचानता था। गीत ने बताया था अपने परिवार के बारे में भी। ललित उसका भाई है, आनंद जी उसके पिता, वर्षा जी उसकी माँ, और अपने सब दोस्तों से भी मिलवाया था। बस महक को गीत के बारे में जानना था, जो वो उससे पूछ नहीं पा रहा था। जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया गया। हर बार की तरह बहुत से बेघर और अनाथ बच्चे भी शामिल थे इस पार्टी में। गीत बचपन से ही ऐसा करती आई थी। खाने पीने में रात के 10 बज गए थे। अब सबके जाने का वक्त हो आया था। धीरे धीरे सब जाने लगे। यूँ तो ललित उन दोनों को भी घर चलने को कहने वाला था, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसने सोचा कि आज उन दोनों का स्पेशल डे है, वो एकांत में बिताए तो बेहतर होगा। और फिर आखिर में ललित भी विदा लेकर घर चला गया। अब वहाँ सिर्फ गीत और महक थे। अब हम भी चले घर? गीत महक की तरफ मुड़कर बोली। महक ने बाहर देखा जहाँ गीत की कार खड़ी थी। उसने सोच लिया था कि आज वो पूछ ही लेगा कि आखिर कौन थी गीत उसकी, शुभचिंतक, दोस्त, प्यार या फिर पत्नी। तो तुम कौन हो? महक एकाएक बोला। गीत उसका सवाल समझी नहीं। ये कैसा सवाल है? मैं गीत हूँ, वो मुस्कुराती हुई बोली, और बाकी का बच्चा केक प्लास्टिक नाइफ से काटने लगी। तुम मेरी कौन हो? महक ने सीधे पूछा, और गीत ने जिस हाथ से केक का टुकड़ा उठाया था वो उसके मुंह तक आकर रुक गया। उसने तिरछी निगाह से महक को देखा। बताओ ना, कौन हो तुम? तुमने सबसे परिचय करवाया, मेरे परिवार से, अपने दोस्तों से, लेकिन तुम कौन हो? गीत मुस्कुराई। ये तुम का संबोधन अच्छा खासा जच रहा था महक के मुंह से, लेकिन उसके सवाल का वो क्या जवाब दे, ये सोचकर गीत के चेहरे पर निराशा छा गई। क्या बताती वो आखिर क्या थी महक की? शायद कुछ ना होकर भी सब कुछ। बोलो ना गीत, मुझे नहीं पता मुझे कब याद आएगा, आएगा भी या नहीं, लेकिन तुम तो बता सकती हो। गीत ने लंबी सांसें छोड़ी। वो उसकी तरफ आई, बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उसके ऐसा करने से महक एकदम पीछे हटने को हुआ, लेकिन गीत ने उसकी कमर पकड़कर उसे रोक लिया। बस अब और नहीं। तुम्हें सिर्फ ये याद है कि तुम्हें शर्मा के मुझसे दूर हो जाना चाहिए।
लेकिन अब नहीं, तुम्हें अब ये भी भूलना होगा कि तुम्हें मेरी करीबियत से हिचकिचाहट होती है। वो मुस्कुराई और महक की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। वो उसके गले नहीं लगी थी, बस यूं ही उसे थामे खड़ी थी। महक अपनी असहजता छिपाने के लिए परे देखने लगा। तुम बात बदल रही हो, वो परे देखता हुआ बोला। नहीं, मैं नहीं बदल रही। तुम ही जानना चाहते हो ना, गीत ने कहा और महक ने उसकी तरफ देखा। चलो फिर तुम्हें सब कुछ शुरू से याद दिलाया जाए। उसने महक की कमर को छोड़कर उसका हाथ थाम लिया और उसे बेकरी के गार्डन से बाहर ले जाने लगी। चलो फिर तुम्हें सब कुछ शुरू से याद दिलाया जाए, गीत ने कहा और महक की कमर को छोड़कर उसका हाथ थाम लिया। वो उसे लिए इस गार्डन से बाहर निकलने लगी। महक उसी के पीछे था। वो बेकरी के बाहर रोड पर आ खड़ी हुई और महक का हाथ छोड़ दिया। रात के इस वक्त ठंडी हवाओं के बीच वो खड़े थे। ये जगह याद है? ध्यान है? नहीं होगी, गीत ने कहा और महक को देखने लगा, लगभग सूनी पड़ी उस सड़क को जिसके छोर पर जरूर लोगों की आवाजाही थी। महक, ये वो जगह है जहाँ से ये खूबसूरत साथ शुरू हुआ था। गीत ने फिर महक के एक हाथ को अपनी हथेलियों में थाम लिया। माना कि जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन प्यार में पड़ने वाले दो लोगों को कहीं तो मिलना होता है ना। तो देखो, ये वही जगह है जहाँ से हम दोनों के एक होने का सफ़र शुरू हुआ था, गीत बोली। तुम प्यार हो मेरा? महक ने एकटक उसे देखते हुए पूछा। इस पर गीत ने भी उसे देखा। दोनों की निगाहें मिली और दिल धड़क उठे। फिर दोनों ने साथ में ही एक दूसरे से नजरें हटा भी ली। इस पल में गीत भी शर्मा गई थी। हाँ, और पत्नी भी। गीत के मुंह से वो रिश्ता निकला जिसका हक वो चाहती थी। महक ने उसे ऐसे देखा जैसे जानना चाहता हो कि क्या वाकई गीत सच कह रही है। तुम झूठ बोल रही हो ना? उसने अपनी नजरें पूर्णतः गीत पर टिकाई हुई थी। उसे गीत की ये बात झूठी लगी क्योंकि गीत एक पारंपरिक पहनावे और तौर तरीकों वाली लड़की जान पड़ती थी। अगर वो वाकई महक की पत्नी होती तो मांग सुर्ख होती और वो गले में मंगलसूत्र सजाए होती। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बोल तो रही हूँ, वो एकदम बोरियत से बोली और लंबी सांस खींची। लेकिन इस झूठ में बहुत हद तक सच्चाई है और झूठ जैसा कुछ नहीं है महक। यह हमारी भावी सच ही है जो बहुत पहले हकीकत हो चुका था। अगर, वो कहते कहते रुकी, अगर अगर तुम मुझे शादी वाले दिन छोड़कर नहीं जाते तो। उसने एक बार फिर लंबी सांस बाहर छोड़ी, जैसे उसे ये कहते हुए भी तकलीफ हुई हो। और महक समझ गया कि ये कहते वक्त गीत का मन एक पल को दुखी हुआ था। उसने जाकर गीत को बाजुओं से पकड़ लिया। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें भला कोई कैसे छोड़कर जा सकता है? महक को वाकई अचंभा हुआ था, लेकिन गीत नहीं चाहती थी कि ये सब सोचकर उसके दिमाग पर ज़्यादा दबाव पड़े। इसलिए वो अपने अतीत की सच्चाई उसे नहीं बता सकती थी। उसे खुद से याद आए वो बात अलग थी। इंसान की बहुत सी मजबूरियां होती है महक। एक इंसान परिस्थितियों का मारा होता है। उन परिस्थितियों में उसका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि गलत फैसला भी कई बार हालातों पर निर्भर करता है, गीत ने कहा। लेकिन महक के कुछ समझ नहीं आया था। गीत का मतलब उसकी शादी वाले दिन से था, जब महक परिस्थितियों में फंसकर सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया था। भले ही लोगों के हिसाब से महक ने गलत किया था, लेकिन गीत जानती थी कि ये सब केवल हालातों का खेल था। महक उसके हताश चेहरे को देखता रहा। उससे ये सहन ही नहीं हुआ कि इस उदासी के पीछे की वजह वो खुद था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है गीत? आखिर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ तुम्हारे साथ? बल्कि तुम तो इतनी, मेरा मतलब मुझे कुछ याद नहीं। फिर भी मैं तुमसे, वो अटक अटक कर बोलता हुआ ठहर गया। तुम्हें कुछ याद नहीं, फिर भी तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। गीत ने उसकी बात पूरी की। महक जितनी मुश्किल से ये बात बोल पाता, गीत ने उतनी ही आसानी से कह डाला था। महक ने उसे देखा, फिर नजरें झुका ली जैसे सहमति जताई हो। गीत थोड़ा झुकी और महक की झुकी निगाहों में देखने लगी। यही बात है ना? उसने बहुत प्यार से पूछा। महक कुछ पल ठहरा। हाँ, फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। इसी के साथ गीत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आज का दिन बहुत खास है महक। आज से नहीं, हमेशा से, वो अपनी बाजुएं हवा में फैलाती हुई बोली। कुछ और खास बातें भी जुड़ी है इस दिन से। मेरा मतलब, आज की बात को छोड़कर, महक ने धीरे से पूछा। सब खास ही खास है। आज के ही दिन तुम्हारा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, एक दूसरे के लिए। ठीक 11 साल पहले आज ही के दिन हम मिले थे महक। ठीक 10 साल पहले आज ही के दिन हम दोनों ने ये स्वीकार किया था कि हमें प्यार है एक दूसरे से। और आज देखो, तुम्हें मैं याद नहीं, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। आज ही के दिन ना? कहकर गीत अपने आसपास की ठंडी हवा को महसूस करने लगी। क्या खुशनुमा माहौल था आज का।
रात के इस वक्त दोनों उस सड़क के बीचों बीच खड़े थे, क्योंकि उस रोड पर वाहनों की आवाजाही मना थी। हम आज ही मिले थे, वाकई, मोहक मुस्कुराता हुआ सा बोला। उसने खुशी से अपने निचले होठों को दांतों तले दबा लिया और फिर कार से टिककर खड़ा हो गया। गीत को साफ नजर आया कि वो इस बात से कितना खुश हुआ था। वो भी जाकर उसके बगल में कार से लगकर खड़ी हो गई। फिर क्या ख्याल है? उसने अपना कंधा मोहक के कंधे से टकराकर पूछा। किस बारे में? हमारी शादी। बूढ़े हो जाएंगे यार हम ऐसे तो। गीत ने सीधे लेकिन मजाकिया अंदाज में कहा। तो क्या तुम इंतजार नहीं करोगी मुझे सब कुछ याद आने का? मोहक अभी भी सामने उस बेकरी को देख रहा था, उस बेकरी पर लगे बोर्ड को। जब वी मेट केक पॉइंट, यही नाम था उस बेकरी का। गीत ने उसकी नज़रों का पीछा किया और एकाएक मुस्कुरा दी। उसे इस बेकरी का नाम बहुत पहले से पता था, लेकिन ये नाम भी एक संयोग सा था। ये बात उसने आज गौर की। बताओ, तुम इंतजार करोगी मुझे सब याद आने का? उसने वापस गीत की राय पूछी। गीत ने बेकरी से नज़र हटाई और मोहक को देखा। फिर वो मोहक के बगल से हटकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मोहक अब भी कार से टिक कर ही खड़ा था। उसने अचानक अपनी हथेलियां सामने कार पर टिका दी। अब मोहक उसकी बाजुओं के घेरे में था। अमूमन लड़के ऐसी हरकतें किया करते हैं, लेकिन मोहक कब आगे बढ़ने वाला था? कि क्या हुआ? मोहक ने पूछा। उसे गीत की आंखों में कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसकी उसे अभी कोई उम्मीद नहीं थी। गीत ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके ब्लेजर के बटन खोलने लगी। मोहक की आंखें बड़ी हुई। गीत, क्या कर रही हो तुम? वो सूनी सड़क पर दाएं बाएं देखता हुआ बोला, फिर पीछे खड़ी कार से थोड़ा और सट गया। अरे पीछे मत खिसको, आगे हो। वो उसके ब्लेजर की कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोली। उसके ऐसा करने से मोहक के हाथ उसके कंधों पर आ टिके। मोहक ने जल्दी से संभलते हुए अपने हाथ हटा लिए। उतारो इसे। गीत ने ब्लेजर को मोहक के कंधों से नीचे सरकाकर कहा। गीत, तुम? वो अचंभित था। मेरी बात मानो मोहक, वो बोली और उसके बाजुओं से निकालकर उस कोट को कार में रख दिया। मोहक बस अजीब तरीके से उसे ही देख रहा था। उसकी सांसें हल्की सी बढ़ गई थी, साथ ही धड़कनें भी। रिलैक्स, कुछ नहीं कर रही। यूँ अच्छे लग रहे हो तुम, गीत ने कहा और मोहक ने मनी मन अपना सर पीटा। वो क्या सोचने लगा था? मोहक अब व्हाइट शर्ट पर वाइन कलर टाई और पैंट में था। वही गीत भी सेम कलर गाउन में थी। वो दोनों अलग ही स्तर के हसीन लग रहे थे इस लम्हे में। मोहक ने चैन की सांस ली ही थी कि गीत फिर बोली, लेकिन अब काफ़ी हुआ मोहक, इंसान ही हूँ ना, आखिर कितना सब्र रखूँ खुद में। वो वापस बहकी आवाज़ में बोली और मोहक को फिर उसकी आंखों में गड़बड़ नज़र आने लगी कि गीत, घर चलते हैं। मोहक ने बात बदली। गीत ने घड़ी देखी, 12 बजने को आए थे। फिर अपने आसपास नज़र घुमाई। वो अब भी सड़क पर थे। वहाँ वाहनों का आना तुमना था, लेकिन इक्का दुक्का लोग जरूर थे, होने ही थे। आखिर वो मार्केट से सटा हुआ एरिया था। चलते हैं घर, गीत ने कहा और इतना सुनते ही मोहक ने कार की ओर रुख किया। घर ही चलते हैं, यहाँ ये सब ठीक भी नहीं लगेगा, गीत बोली और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी। लेकिन ये सुनकर मोहक अपनी जगह जर हो गया। कि क्या ठीक नहीं लगेगा? उसने हल्की आवाज़ में पूछा। बदले में गीत कुछ ना बोली, बस मोहक को देखकर अपनी एक आंख दबाई और मुस्कुरा दी। अब मोहक शर्म से लाल हो गया। शायद गीत ने ऐसी कोई हरकत पहली बार ही की थी। बैठो यार, क्या सोचने लगे? गीत ने हॉर्न बजाया तो मोहक एक क्षण रुककर उसके बगल वाली सीट पर आ बैठा। कार अब सड़क पर दौड़ रही थी। देखो, हम एक बार यहाँ भी टकराए थे। गीत ने एक सड़क के किनारे की तरफ इशारा किया। मोहक को कुछ याद न था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ा आगे जाने पर गीत ने एक बार और सड़क किनारे इशारा किया। हम अक्सर शाम को इस पार्क में मिला करते थे। मोहक बस सोच रहा था कि वो पल कितने सुकून भरे होंगे। अच्छा हुआ मुझे कुछ याद नहीं, वो एकाएक बोला। इसमें अच्छा क्या है? गीत ने उसे घूरा। मुझे एक ही लड़की से दोबारा प्यार हो गया, इससे अच्छी बात वाला और क्या होगी? वो खिड़की से बाहर देखता हुआ ही बोला। गीत की निगाहों में देखते हुए वो ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। गीत ने खुशी से अपनी आंखें भींच ली। जैसे ये सुनते ही उसे हद से ज़्यादा सांस आ गई हो। कुछ देर बाद वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मोहक का मन एक बार फिर थोड़ा होने लगा। उसे गीत की वही बहकी निगाहें याद आने लगी। गीत उसका हाथ थामे चल रही थी। आज गीत उसे अपने कमरे के सामने ले आई थी। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। वो कहते कहते ही जाने के लिए पलटा। गीत ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। मोहक ने अपनी आंखें भींच ली। उसे ऐसा लगा जैसे आज गीत उसकी धड़कनें रोक कर ही मानेगी। रुको, मेरे साथ आओ, मुझे ये वक्त तुम्हारे साथ गुजारना है, गीत बोली और मोहक को लगभग खींचते हुए अंदर ले गई और कमरे में जाकर उसका हाथ छोड़ दिया।
फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ी। मोहक बस चुपचाप खड़ा रहा। गीत ने अलमारी खोली और उसमें से एक गिटार निकाल लिया। मोहक ने एक बार फिर मन ही मन अपना सर पीटा। वो वाकई कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। उसने चैन की सांस ली और ये सोचकर अपने आप को निश्चित किया कि गीत अपनी हदें जानती है। ये किसका है? मोहक ने गिटार देखते हुए पूछा। वो अब सहज था। तुम्हारा था, लेकिन अब मेरा है, गीत ने कहा और उस गिटार पर कुरेदकर लिखे गए अपने नाम पर उंगलियां फेरी। तुम्हें आती है सिंगिंग? लेकिन तुमसे कम, गीत ने कहा। उसने गिटार इसलिए निकाला था ताकि मोहक एक बार फिर अपने शौक से जुड़ सके। जब मोहक की ज़िंदगी में कुछ नहीं था, ना परिवार का प्यार, ना ही गीत, जब संगीत ही था जो उसे खुशी देता था। तुम गाओ, मैं तुम्हें सुनूंगा, मोहक बोला और बिस्तर पर बैठ गया। गीत भी उसके बगल में बैठी और एक बार फिर अपना कंधा उसके कंधे से टकरा दिया, जिससे मोहक के चेहरे पर एक बार फिर शर्म की भाव झलक आए। गीत हंसी, फिर मजाकिया अंदाज में गाने लगी। इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं, ये लड़का है फिर भी जाने क्यों शर्माए, जाने क्यों शर्माए, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से न जाने क्यों ये घबराए। गीत ने गिटार स्ट्रिंग्स पर चलती अपनी उंगलियां रोकी। कैसा था वो मोहक को चिढ़ाने के अंदाज में बोली, लेकिन मोहक मुस्कुराया। ये मेरे लिए था। और किसके लिए? यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे अलावा शर्मिला, गीत बोली। मैं ट्राई करूँ एक बार?" मोहक ने गिटार की तरफ इशारा कर पूछा और गीत को जैसे यही चाहिए था कि मोहक खुद कुछ गाने के लिए कहे। उसने गिटार मोहक की तरफ बढ़ा दिया। मोहक ने गिटार ले लिया और गीत को ये देखकर खुशी हुई कि उसने गिटार को सही पोजीशन में पकड़ा था। "तुम साथ दोगी मेरा?" मोहक ने पूछा। "हमेशा," गीत ने जवाब दिया और बस मोहक ने तार छेड़ दिए। मोहक, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, मोहक ने शुरुआत की और गीत मुस्कुरा उठी। गीत ने उसके कर्ली बाल बिगाड़े। गीत, अगर ना मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मोहक, अगर ना मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मोहक गिटार लिए खड़ा हो गया, साथ ही गीत भी खड़ी हो गई। फिर उसने मोहक की बाह में अपनी बाह फंसा ली। मोहक भी पीछे नहीं हुआ। गीत, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। मोहक, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। गीत, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। मोहक, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। गीत, अगर ना मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। मोहक, जन्म जन्म का साथ। और एक मोहक के हाथ से गिटार गिर पड़ा। मोहक, गीत के गले से तेज आवाज़ निकली क्योंकि मोहक ने एकाएक अपना सर थाम लिया था। कि क्या हुआ तुम्हें? गीत घबराहट से बोली। अब मोहक सर थामे हुए जमीन पर बैठ गया था। वो अपने ही हाथों से अपना सिर दबा रहा था और कभी अपने ही बालों को सहला रहा था। चक्कर आए क्या? सिर दर्द हो रहा है? वो परेशानी से बोली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहक के चेहरे लाल पड़ रहा था। मोहक, बोलो ना, क्या हुआ? गीत की कनपट्टी से पसीना छलकने लगा, जबकि मोहक पूरा पसीने में तरबतर हो चुका था। गीत काफ़ी परेशान हो गई। मोहक बस अपना सिर पकड़े बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था। घबराहट से उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहक के दिमाग में इस वक्त सैकड़ों दृश्य घूम रहे थे। वो टकराए थे उसी बेकरी के बाहर। गीत ने अच्छा खासा गुस्सा किया था उस पर, लेकिन मोहक ने उसके गुस्से को हैंडल कर लिया था। फिर दूसरी मुलाकात भी टकराने से ही हुई। गीत के हाथ से वो कांच का शोपीस गिरकर चकनाचूर हो गया। वो उसे हाथ में चोट भी आई थी। फिर तो मिलना जुलना शुरू हो गया और ना जाने वो कब एक दूसरे को पसंद कर बैठे। मोहक को कभी कभार हद से ज़्यादा गुस्सा आता और गीत हमेशा उसे समझाती। उसे गीत का साथ प्यारा लगने लगा था। उन्होंने अपनी प्यार को मंजिल देने की सोची और लगभग 3 साल के साथ के बाद शादी करने की ठानी। लेकिन वो जानता था अपनी प्रॉब्लम। फिर शादी वाले दिन पूरी तरह से समझ गया कि वो नॉर्मल नहीं है। उसने शादी वाले दिन अपने माता पिता की बात सुनी थी। वो बात कर रहे थे कि शादी के बाद वो मोहक को अपने से अलग कर देंगे। वो अपनी पत्नी को लेकर अलग ही रहे तो बेहतर है। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो अपने डिजीज के चलते बेकाबू हो गया उस बात को सुनकर। ना जाने कब उसका दिमाग संतुलन से बाहर हो गया और इतना बाहर हुआ कि उसे आभास भी नहीं हुआ कि उसने सब पर हाथ उठाया। वो सब परे देख रहे थे। सबसे गलत उसने गीत के साथ किया। वो छोड़ आया उसे शादी वाले दिन ही। जब तक दिमाग कुछ सोचने समझने की स्थिति में आया, तब तक देर हो चुकी थी, बहुत देर।
वो अब भी वापस लौट सकता था, लेकिन अपनी बीमारी को ध्यान में रखते हुए दूरी बना ली गीत से। त्याग दिया अपने ही प्यार को, अपनी ही जिंदगी अंधकार में ले गया। अपने दुख में जयपुर जा पहुंचा, लेकिन उसके प्यार में दीवानी गीत उसके पीछे वहां भी जा पहुंची। लेकिन उसमें अब इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो गीत का सामना कर सके। वो वहां से भाग निकला। वही जानता था कि ये कितना तकलीफ दे था। फिर प्रयागराज जाकर बस गया। काफ़ी दूर आ गया था गीत से। वहां जाकर अपने इलाज की सोची, क्योंकि वो पल पल मर रहा था गीत के बगैर। वो अब लौटना चाहता था गीत के पास, लेकिन अपनी बीमारी को साथ लेकर नहीं। उसने सोचा कि वो ठीक हो जाएगा, फिर लौटेगा अपनी ज़िंदगी में वापस, अपनी ज़िंदगी यानी गीत से मिलने। वो उसे त्याग कर जी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके इस फैसले ने भी उसका साथ नहीं दिया। अकेलेपन की मार उस पर ऐसी पड़ी कि उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। मोहक, मोहक देखो ना इधर, क्या हुआ? उसे गीत की आवाज़ सुनाई दी। वो रो रही थी। उसने अपने सिर को हाथों से आज़ाद किया और निगाहें उठाई। वो पसीने में भींगा हुआ था, गीत भी। वो घबराहट में बेइंतहा रोए जा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं और पसीने से पूरा नम था। मोहक का दिल एक बार फिर टूट गया उसे यूं देखकर। उसने जल्दी से गीत का चेहरा थाम लिया। मोहक तुम, गीत ने भी उसका चेहरा हथेलियों में थाम लिया। उसे यूं देख मोहक की आंख से भी आंसू झलक पड़ा। गीत नहीं, आप ऐसे, वो हकलाई आवाज में बोला, और गीत के हाथ सदमे से पीछे हो गए। मोहक ने उसे आप कहकर संबोधित किया था। उसके हाथ और जोर से कांपने लगे। दिल का धड़कना पूरे शरीर में महसूस होने लगा। वो समझ गई थी कि उसकी उम्मीदों की सूची में जो उम्मीद सबसे ऊपर सर उठा रही थी, वो पूरी हो चुकी है। उसके विपरीत मोहक उसे गहरे दुख से देख रहा था। वो दुखी लग रहा था गीत को रोता देखकर, इतना कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि गीत उसे सालों बाद मिली है। हाँ, उसके लिए ये मुलाकात सालों बाद हुई थी। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो मुंह फाड़े गीत को देखने लगा। ये लगभग 7-8 साल बाद का वक्त था जब गीत उसके सामने थी। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। उसे मालूम भी न था कि कितना वक्त गुजर गया था गीत को देखे। गले में कुछ अटकता सा महसूस हो रहा था। अपने अंदर गहरे दर्द समेटे आज की ये खुशी चरम पर थी। उसे अपने भीतर रुलाई फूटती महसूस हो रही थी, और अंततः वो सिसकने लगा। आप कहाँ थी गीत? क्यों क्यों भगवान ने आपको मुझसे दूर किया? वो सिसकता हुआ कुछ भी बोल गया, और बैठे बैठे ही गीत को अपनी बाहों के दायरे में ले लिया। गीत भूत बनी रही। मोहक की इस हरकत ने उसे जर कर दिया था। और फिर वो था तो एक सामान्य इंसान ही। उसकी भी भावनाएं थी, जिसके तहत उसने गीत पर बाहें कसी थी। अब मुझसे दूर मत जाना। मोहक की फिर से सशक्ति सी आवाज़ आई। उसकी आवाज़ से ही महसूस हो रहा था कि गीत से दूर चले जाना कितना मुश्किल था उसके लिए। मैं कहीं नहीं गई थी मोहक, तुम ही गुम थे। लोग दुनिया की भीड़ में खोते हैं, और तुम इस भीड़ के होते हुए भी अकेलेपन में। वो बिल्कुल थकी आवाज़ में बोली। उत्साह तो मन में था, बाहर से वो थकी हुई नजर आ रही थी अब। और वाकई काफ़ी थकाया भी था वक्त और हालातों ने उसे। मोहक को याद आया, हाँ, गीत हमेशा थी उसके लिए। वही छोड़ गया था उसे। आई एम सॉरी, मोहक की दबी सी आवाज़ आई, जिससे गीत ने महसूस किया कि वो गीत के कंधे पर सिर टिकाए रो रहा था। नहीं मोहक, रो क्यों रहे हो? अब तो खुश हो जाओ, कितने मौसम गुजर गए दुख के। अब तो खुश हो जाओ। गीत ने भी सिसकते हुए उसे बाहों में भर लिया, और फिर खुशी की लहर सी दौड़ गई कि मोहक को सब याद आ चुका है। मोहक कमरे में सर झुकाए बैठा था। गीत उसी के सामने दूसरी कुर्सी पर। मोहक के हाथों में अपनी ही डायरी थी, जो वो जयपुर में लिखा करता था। वही डायरी जो सचिन ने गीत को दी थी। उस गिटार के साथ उसने मोहक के लिखे खत आज भी संभाल कर रखे हुए थे। उस वक्त मोहक ने कुछ ही पन्ने भरे थे, लेकिन इस वक्त लगभग वो पूरी डायरी भरी पड़ी थी। मोहक को ढूंढते वक्त गीत जब जब किसी शहर जाती थी तो वो इस शहर का अनुभव इस डायरी में लिख देती थी। मोहक सुनी आंखों से उस डायरी के पन्ने पलट रहा था। तुम इस शहर में भी नहीं हो। मैं थक चुकी हूँ अब मोहक। कहाँ हो तुम? कब मिलोगे मुझसे? देखना, वो दिन भी आएगा जब हम दोनों साथ होंगे। 7 जन्मों का नहीं पता, लेकिन इस जन्म के अंत तक मैं तुम्हें पा ही लूँगी। और ऐसी ना जाने कितनी ही लाइंस थी उस डायरी में, जो मोहक के दिल पर चोट कर रही थी। अब रख भी दो इसे। ये सब बीत चुका है मोहक, अतीत है। गीत लंबी सांस लेकर बोली। आज अलमारी से कपड़े निकालते वक्त ये डायरी मोहक के हाथ लग गई थी। सब बीत चुका है, और बीता किस पर? मोहक थकी सी आवाज़ में बोला। जब से उसे सब याद आया था, वो अपराध बोध में था। उस पर से ये डायरी, जो गीत का संघर्ष बयां कर रही थी,
मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है गीत, शायद भगवान भी माफ़ न कर पाए मुझे। और आपने कर दिया। वो डायरी लेकर उठा और बालकनी में चला गया। गीत ने वहीं बैठे बैठे गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ते हुए उठी और खुद भी बालकनी की तरफ चली गई। मोहक बालकनी में उस डायरी को सीने से लगाए खड़ा था। शाम का वक्त था। सूर्यास्त की लाल किरणों से मोहक की आंखें चमक रही थी। गीत आगे बढ़ी और पीछे से ही उसके कंधों को पकड़कर उसकी पीठ से अपना सिर लगा दिया। कोई पाप नहीं हुआ तुमसे। वो हम हालात की मार कह रहे थे उस वक्त को। वो उसकी पीठ से लगे हुए ही बोली, और हालात की मार सिर्फ आपने सही। ऐसा क्यों? मोहक भर्राई आवाज़ में बोला, ऐसा किसने कहा तुमसे? अब क्या ये मुझे बताना पड़ेगा कि वो वक्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था? मुश्किल बनाया भी तो मैंने ही न गीत। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? गीत ने अब अपनी ठोड़ी उसकी पीठ पर टिकाई। प्यार हम दोनों ने किया था, लेकिन प्यार पाने के लिए संघर्ष सिर्फ आपका। मैं गुनहगार हूँ इन सब का। मोहक ने वो डायरी अपने सीने से हटाई और अपने होठों से लगा ली। गीत अब उसकी पीठ से हटी और सामने आ खड़ी हुई। प्यार पाने के लिए हर कोई छटपटाता है मोहक, लेकिन तुमने वो किया जो हर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए पाना आसान था, लेकिन तुमने त्याग किया। किसी को त्याग देना, ये जानते हुए भी कि उसके बिना जिंदगी नहीं लगेगी, आसान है क्या? उसने मोहक से पूछा, लेकिन वो खामोश रहा। गीत पलटी और बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। तुम खामोश ही रहोगे, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी खामोशी भी नहीं समझी तो क्या समझा? अगर तुम्हारे लिए ये सब सहनीय होता तो तुम इलाज के बावजूद उस हाल में नहीं मिलते मुझे। मोहक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, क्योंकि वो फिर बीते दिनों में डूब रही थी। गीत ने पीछे गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर वापस अंधेरे में डूबते शहर को देखने लगी। इन 8 सालों में मेरा मानसिक संतुलन क्यों नहीं बिगड़ा? क्या मुझे कम लगा था दिमागी आघात? नहीं मोहक, मैं ठीक थी, क्योंकि मेरे पास उम्मीद थी। और तुम उन 8 सालों में सब कुछ खोता हुआ महसूस कर रहे थे। फिर तुम कह भी कैसे सकते हो कि यह संघर्ष मेरे अकेले का था? गीत की आवाज़ थोड़ी भावुक हो आई थी। गीत सॉरी, मोहक की हल्की सी आवाज़ आई। गीत झटके से उसकी तरफ घूमी। क्या सॉरी? और अचानक घूमने से उसका हाथ मोहक के गाल से लगा। मोहक ने अपना गाल पकड़ लिया, फिर मासूमियत से गीत को देखने लगा। ये उन 8 सालों का बदला पूरा हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया था तो बस हो गई तुम्हारी पनिशमेंट पूरी। गीत हल्का सा मुस्कुराई। बदले में मोहक भी मुस्कुरा दिया। तेज लगी क्या? उसने मोहक के सीने पर सर टिकाए पूछा। मोहक ने नाम में सर हिला दिया। ये पकड़। हर्षित ने बॉल मोहक की तरफ उछाली। अब तेरी बारी, कैच। मोहक ने भी बॉल फेंकी। वो दोनों मीत मैजिकल क्लॉथिंग के बाहर वाली सड़क पर थे, अंदर अपने फैशन हाउस के। क्लास डोर से गीत उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ललित और गीत के दोस्त भी वहीं खड़े थे। साथ ही गीत और मोहक का परिवार भी ऊपर हॉल में जमा था। सरल भी बाहर छोटे से लॉन में खेल रहा था। उसके साथ हृदय और हिया, उदय और पाखी के बच्चे, और रौनक, करण और परी का बेटा भी था। गीत खुश थी। उसके फैशन हाउस को यह सौभाग्य पहली बार ही मिला था कि सब वहां आज इकट्ठे थे। एक बार फिर हर्षित ने बॉल उछाली और वो जाकर साइड से जा रहे लड़के के आगे जा गिरी। अभी लग जाती तो वो गुर्राया। लगी तो नहीं ना? हर्षित बोला। मोहक चुप ही रहा। गीत की नज़र उन पर पड़ी तो वो भी बाहर आ गई। हर्षित की बात सुन उस लड़के ने उसे कुछ अपशब्द कह डाले। इसी के साथ गीत को याद आया कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, जब मोहक एक लड़के को ये कहते हुए मार रहा था कि उसने उसके भाई हर्षित को गाली दी। उसने तुरंत मोहक के चेहरे का जायजा लिया। वाकई उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था। गुस्सा आते ही उसकी सामान्य रंगत लाल पड़ जाती थी। और गीत को ये भी याद आया कि प्रयागराज में जो डॉक्टर मिला था, उसने मोहक के बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया था कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, बस इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मोहक ने गुस्से में उस लड़के की कॉलर पकड़ ली। हर्षित बीच बचाव को आगे आया, लेकिन मोहक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस लड़के को सड़क पर धकेल दिया। गीत तुरंत ही मोहक की तरफ लपकी, जो उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था। वो उसके आगे जा खड़ी हुई। मोहक, नहीं, अंदर चलो। वो उसका हाथ पकड़कर नरमी से बोली, और बस इतने से ही मोहक का गुस्सा जाता रहा। वो लड़का तभी उठकर वहां से भाग गया। मोहक ने लंबी सांस खींची और चुपचाप उसके साथ अंदर की ओर बढ़ गया। आप ही इसके डिसऑर्डर की दवा हो और इलाज भी। हर्षित पीछे आता हुआ गीत के कान में फुसफुसाया, क्योंकि रोकने की कोशिश तो उसने भी की थी, लेकिन वो गीत के कहने भर से ही अपना गुस्सा काबू कर गया था।
गीत ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। हाँ, शायद वो सही कह रहा था। चलोगे हमारे साथ? मोहक के पिता सागर जी बोले। लेकिन मोहक का बिल्कुल दिल नहीं था। अब उसके ही माता पिता में मन उचट गया था उसका उन दोनों से। और ऐसा क्यों ना होता? आखिर मोहक को वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने साथ खड़े नहीं मिले थे। वो उनसे नफरत तो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन उनसे अब उसका कोई लगाव भी नहीं रह गया था। बोलो बेटा, चलोगे हमारे साथ? इस बार उसकी माँ ज्योति जी भी बोली। मैं आपके कहने का सम्मान करता हूँ, लेकिन लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरा दिल इतना मजबूत नहीं कि आज प्यार भरे दो लफ्ज़ सुनकर बीते 33 साल भुला दूँ। मोहक बोला और उन दोनों के पैर छूकर ऊपर चला गया। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, वो समझ जाएगा। मोहक के जाते ही गीत बोली। वो नहीं समझेगा, उसे समझाना भी नहीं चाहिए, सागर जी बोले। और फिर अगर वो वहाँ रहेगा तो संभावित है कि बीती बातों को याद करेगा। जो वो ना ही करे तो बेहतर है। वो सब अब जाने को तैयार खड़े थे। गीत ने सागर जी के पैर छुए, फिर ज्योति जी के। मोहक को एक बार फिर जिंदगी देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया गीत। ज्योति जी उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली। तो तुम वाकई अब घर नहीं जाओगे? गीत ने पूछा। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर कहाँ रहेंगे हम? यहीं यहीं रहेंगे, इससे अच्छी जगह और क्या होगी? वो अपने गिटार की स्ट्रिंग्स चेंज करता हुआ बोला। अरे यार, मम्मी पापा से अलग रहेंगे क्या? मिलने जाते रहेंगे ना हम। वो इन बातों से बच रहा था। मतलब नहीं मानोगे तुम? अलग ही रहोगे, वो कहते हुए पलटकर खड़ी हो गई। वो मेरे साथ कभी थे ही नहीं गीत। आप समझो, अलग मैं नहीं, अलग वो है मुझसे। आज का पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। कैसे एक दिन में मेरा मन बदल जाएगा? वो गीत को समझाते हुए बोला। लेकिन वो पलटकर खड़ी रही। मोहक गिटार लेकर उठा और उसकी तरफ आया। गीत, उसने उसका नाम लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मोहक मुस्कुराया। बदले तेरे माहिला के जो कोई सारी दुनिया भी दे दे, अगर तो किसे दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की न मदद न दुआ चाहिए। तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? अब की बार गीत मुस्कुराते हुए पलटी और हल्का सा मुक्का उसकी बाह पर जड़ दिया। रात का वक्त, दिल्ली। गार्डन की सजावट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी की शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली थी। हर तरफ फूलों की बौछार सी थी। मंडप भी यूं सजा था जैसे कोई राजशाही शादी हो। पूरे गार्डन में हर तरफ चहल पहल थी। दुल्हन के पिता आनंद जी को बैठने तक की फुर्सत नहीं थी और माता बरखा जी उन्हीं के साथ तैयारियों में हाथ बटाने में लगी थी। दुल्हन गीत ऊपर रूम की खिड़की पर सजी धजी खड़ी थी। उसकी नज़रें अनंत तक जा रही थी। आज फिर वो दिन आया था। आज फिर वो मोहक के इंतजार में थी। आज फिर उसकी बारात आने वाली थी। हर किसी के मन में दुगुना उत्साह उमड़ रहा था और बस कुछ ही देर बाद गाजे बाजे के साथ बारात हाजिर थी। गीत के सारे दोस्त मोहक की तरफ से ही शामिल हुए थे और सभी नाचने में व्यस्त थे। गीत का परिवार बारात के स्वागत में लगा था और गीत, उसकी नज़रें बस घोड़ी पर बैठे मोहक पर टिकी थी। उसकी ये छवि देखने से रह गई थी वो 8 साल पहले, लेकिन आज नहीं। आज वो जी भरकर उसके इस रूप को अपने मन में उतार रही थी। पलक झपकते ही वो दोनों मंडप में बैठे थे। लग रहा था जैसे सदियों बाद आज ये वक्त आया था। फेरे हुए, मंगलसूत्र पहनाया गया, मांग सुर्ख की गई। इन सब के साथ जैसे 8 साल से रुकी हुई गीत की जिंदगी वापस चल पड़ी थी। वो हर लम्हे को सांसें थामे महसूस कर पा रही थी। उसी के संघर्ष की बदौलत उसे आज का दिन नसीब हुआ था और फिर विवाह संपन्न हुआ। इन लफ्जों से गीत को वो अधिकार मिल गया जो आज तक वो जताने से कतराती आई थी। मोहक और गीत अभी भी दूल्हा दुल्हन के जोड़े में थे। गीत के दोस्त ललित, सरगम, सरल और मोहक का परिवार सब एक साथ थे। गीत के गृह प्रवेश के लिए सरल बस मोहक को देखे जा रहा था। शायद मोहक उसे आज बहुत प्यारा लग रहा था। मोहक ने जब उसे अपनी तरफ देखता पाया तो आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और सरल को जैसे इसी का इंतजार था वो मुस्कुरा उठा। मोहक, सरल धीरे से बोला। वो अब भी उसे सिर्फ उसके नाम से ही जानता था। अरे फूफा जी है आपके। गीत सरल का गाल खींचते हुए धीरे से बुदबुदाई, लेकिन बाकी सबने उसकी बात सुनी और हंस पड़े। गीत इधर उधर देखते हुए सकपका गई। वही सरल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे फूफा जी बोलना ना जाने कितना मुश्किल काम था। बुआ, सरल ने गीत को हाथ के इशारे से बुलाया। गीत थोड़ा आगे हुई। सरल ने अपने ललाट पर उंगली फिराई जहाँ सरगम ने नज़र का टीका लगाया था और शायद सरल को इतनी समझ थी कि जब कोई प्यारा लगता है तब ये काला टीका लगाया जाता है।
उसने अपने ललाट से थोड़ा सा काजल हटाया और गीत के गाल पर लगा दिया। गीत बस उसे देखती रही। सरल के रूप में एक और कोई मोहक जैसा था, कम बोलकर बड़ी बात समझा देने वाला। मोहक गीत को देखकर मुस्कुराया ही था कि सरल ने वो उंगली मोहक के गाल पर भी चुबा दी। मोहक ने सरल को देखा और मुस्कुराते हुए उसका ललाट चूम लिया। मुझे भी ये चाहिए, गीत ने बिल्कुल धीरे से मोहक के कान में कहा। मोहक को समझ आने में 2 मिनट लगे कि वो ललाट चूमने की बात कह रही है, और समझ आते ही वो सकपका गया। फिर सरल को लेकर ललित की तरफ चला आया। पीछे गीत ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। फिर मोहक फैशन हाउस के बाहर खड़ा था। बस अभी अभी ही सब अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए थे, गीत और मोहक को वहीं अकेले छोड़कर। गीत का गृह प्रवेश हो चुका था उसी घर में जो अब उन दोनों का भावी घर था। मोहक अब किसी भी कीमत पर अपने घर जाने को तैयार नहीं था। वहां जाकर रहता मोहक को अब मंजूर नहीं था। नतीजा ये निकला कि वो हर हफ्ते या महीने में घर जाते रहेंगे। हमेशा की तरह ललित आखिर में गया था उन दोनों को अपना ख्याल रखने को कहकर। मोहक ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा घर जगमग हो रहा था। मोहक की आंखें दिल भी कम नहीं चमक रहे थे। आज आसपास घोर सन्नाटा था। कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो बस मोहक की धड़कनों की। और फिर धीरे धीरे मोहक ने अपने कदम अंदर बढ़ा दिए। वो सीढ़ियों तक आकर ठिठका, फिर वापस आगे बढ़ गया। कमरे में गीत हर कोने को निहार रही थी। ये कमरा और दिनों की तुलना में कई गुना सुंदर और सुकून देने वाला नजर आ रहा था। ये सब उसके दोस्तों की बदौलत था जो ये कमरा आज इतना दमक रहा था। फूलों और दियों से सजावट थी। आज उसके कमरे की छत से फूलों की लड़ियां लटकी हुई थी। वो उन्हीं फूलों की लड़ियों को छूते हुए गुनगुना रही थी। लक्ष्मी जी वारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। ओह, तुम आ गए, वो एकाएक गाना छोड़ती हुई बोली, क्योंकि दरवाजे पर मोहक खड़ा था। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा तो गीत ही आगे बढ़ी। सुनिए, अब आपको मेरे सामने असहज होने की इजाज़त नहीं है। वो थोड़ी शरारत से मोहक के हाथ थामते हुए बोली, और मोहक की पलकें जल्दी जल्दी झपकने लगी। वो अपनी आंखों में आए भाव छिपा रहा था। आखिर गीत ने पहली दफ़ा उससे इस अंदाज में कुछ कहा था, आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं आप। गीत एक बार फिर उसी लहजे में बोली और उसे अंदर खींच लाई। गीत, आप मुझे तुम कहकर ही बुलाइए, मुझे वही ठीक लगता है, मोहक ने कहा और पूरे कमरे पर एक गहरी निगाह डाली। क्या मेहनत की थी सजाने वालों ने, लेकिन फिर भी ये चमक इनके चेहरे से कम ही रह गई। मोहक ने मन ही मन सोचा। सब अच्छा लग रहा है ना, गीत ने पूछा। वो भी पूरे कमरे को देख रही थी जहाँ उनके चारों ओर फूलों की लड़ियाँ लटक रही थी। हाँ, अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, मोहक ने अब गीत को गौर से देखते हुए कहा। इन सब में उसे सबसे ज़्यादा अच्छी तो गीत ही लग रही थी। और पल में ही गीत के गाल बिल्कुल उसके लहंगे की तरह ही लाल हो गए। उनकी शादी हुए पूरे 24 घंटे बीत गए थे और उन्होंने अब भी शादी का जोड़ा पहना हुआ था गृह प्रवेश के लिए। फिर शर्माते हुए ही गीत को कुछ याद आया तो पहले उसने अपनी निगाह उठाई और फिर अपने हाथ उठाते हुए मोहक की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिए। मोहक एकदम से पीछे हटने को हुआ, लेकिन हटा नहीं। बस अब और असहजता नहीं, उसने मन ही मन सोचा, हमारी शादी हो गई मोहक। एकदम से गीत की आंखें चमक उठी। शायद वो अब तक विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो दोनों एक बंधन में बंध चुके हैं। वो बंधन जो हमारी संस्कृति में आत्मा का मिलन समझा जाता है। और गीत ने महसूस किया कि वाकई ये आत्मा का मिलन ही तो था। बस हो कोई निभाने वाला। उसने मोहक के सीने से अपना सिर लगा लिया और कोशिश की कि वो मोहक की धड़कनें सुन सके। खैर, गीत की करीबियत से मोहक की धड़कनें इस लय में धड़कती थी कि उन्हें महसूस करने के लिए उसके सीने पर सर टिकाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन आज ये गीत का हक था। उसे ना मोहक रोक सकता था और ना ही वो खुद अपने आप पर नियंत्रण रख। मैं जानती हूँ मोहक, गीत ने कहना शुरू किया और मोहक हर बार की तरह उसे सुनने को तैयार था। मैं जानती हूँ कि मेरी करीबियत तुम्हें डगमगा देती है और कारण भी समझ सकती हूँ इसका। तुम्हें बचपन से कभी ऐसा रिश्ता मिला ही नहीं जिसे तुम अपने मन में बसा सको। हाँ, हर्षित शुरू से तुम्हारे पक्ष में था, लेकिन तुम्हारा पक्ष तब तक ले नहीं पाया जब तक कि तुम चले नहीं गए। उसकी भी गलती नहीं, वो तब बच्चा ही तो था। गीत ने कहते कहते मोहक के सीने से सिर हटाया और अब अपनी ठोडी उसके सीने पर जमाई। लेकिन अब तुम्हें सहज होना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ, अभी से नहीं, बहुत वक्त से हो। तुम्हें मेरी नज़दीकियों की आदत तो होनी ही चाहिए। वो अपनी आवाज़ में सरगोशी घोलकर बोली और इस बार ठोडी हटाकर अपने होठ उसके सीने से छुआ दिए।
हालांकि गीत के होठ मोहक की शेरवानी पर जड़े मोतियों तक ही सीमित रह गए थे, लेकिन फिर भी मोहक की सांस ऊपर ही चढ़ी रह गई। इस बात पर गीत ने भी गौर किया और उसे आज पहली बार चिढ़ हुई कि मोहक अब तक अनकंफर्टेबल था। मोहक तुम, नाराजगी से गीत ने एक हल्का मुक्का उसके सीने पर जरा और मोहक ने अपने सीने की धज्जियां उड़ती महसूस की। आखिर यही तो कर रही थी गीत। पहले सिर टिकाया, फिर ठोडी, फिर होठ। ये सोचते हुए मोहक ने आंखें बंद की। और अब तो मुक्का ही जड़ दिया। मोहक ने अपनी आंखें फिर से खोल ली। गीत अपने मन में नाराजगी लिए मुड़ी और बिस्तर की तरफ जाने लगी। मोहक हड़बड़ाया और एक पल में आगे बढ़ा और उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। वो भी अब गीत के सामने खुले मन से पेश आना चाह रहा था, लेकिन क्या करे, हिम्मत नहीं हो रही थी अब तक। गीत ठहरिए। उसे इससे ज्यादा कुछ न सूझा। गीत फटाफट मुड़ी और फुर्ती से मोहक का चेहरा अपने हाथों में भरा और एड़ियों को थोड़ा उठाते हुए उसका माथा चूम लिया। मोहक अस्तबद्ध रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, ठहर गई। तुम्हारे जीवन में आते हुए तुम्हारे ललाट पर बिखरे इन उलझे बालों पर ठहर गई, वो बोली और एक बार फिर उसके ललाट पर अपने होठ रख दिए। गीत के लिए मोहक के उलझे घुंघराले बालों से बढ़कर आकर्षक का केंद्र कुछ और ना था और कुछ न बोल सका। उसे शुरू से कम बोलने की आदत थी और गीत आज उसकी बोलती ही बंद करने के मूड में थी। गीत उससे दूर हटी और अपने लहंगा संभालते हुए अलमारी की तरफ आई। इस दौरान मोहक का मन हुआ कि आगे बढ़कर गीत को अपनी बाहों के घेरे में संभाले, लेकिन कदमों ने साथ नहीं दिया और अगर कदम साथ दे भी देते तो उसके हाथ पीछे हट जाते। गीत ने अलमारी खोली और उसके आखिरी कोने से वो पेन निकाला, वही पेन जो कभी गीत ने ही उसे पहले तोहफे के रूप में दिया था। वो मोहक का पेन था जो मोहक अपने दर्द के चलते जयपुर में ही भूल गया था। वो तो सचिन ने गीत को डायरी लौटाते वक्त उस बॉक्स में से ये पेन भी सुपुर्द कर दिया था। वो मैरून रंग का गोल्डन डिजाइन वाला पेन था। ये तुम्हारा पेन, गीत ने उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तो पहले से ही मेरे हिस्से का था, वो उस पेन पर नज़र मारता हुआ बोला। और आज का तोहफा, उसने गीत से पूछा। उसकी आवाज़ में इस बार शरारत झलकी। गीत ने अपनी बाहें फैलाई। मैं हूं ना, मैं किसी तोहफे से कम लगती हूँ तुम्हें, वो मधोस आवाज़ में बोली। और बस मोहक खो गया। नहीं, आप तो नियति हो, मेरी किस्मत हो, मेरी वो तकदीर जिससे मुझे ये ज़िंदगी ही एक अनमोल तोहफा नजर आती है। आपसे बढ़कर, आपसे सुंदर कुछ नहीं, फिर आपके अलावा इस संसार में मेरे लिए रखा ही क्या है। ये सब उसने परे देखते हुए ही कहा। गीत की आंखों में देखते हुए इतना कुछ कहने की हिम्मत तो वो अब तक नहीं कर पाया था और ना ही आगे कर पाएगा। गीत के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट आई जो छिपाए न छिप सकी। लेकिन मेरा क्या, मैं वो दाग जिसने अपनी इस खूबसूरत तकदीर के जीवन में भी दर्द भर दिए थे। मोहक एक बार उन्हीं बातों पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर दर्द झलक आया। सावधान रहे मोहक। गीत के चेहरे की मुस्कुराहट मिट गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि भूल जाओ वो सब और खुद को दोष देना बंद करो, गीत ने हल्के गुस्से से कहा और परे देखने लगी। इतना आसान नहीं अपने इस अफसोस, इस अपराध से निकलना, वो बोला और बिस्तर पर आ बैठा। गीत भी आई और अपने सिर से दुल्हन की चुनरी हटाते हुए उसके बगल में ही बैठ गई। कैसा अपराध मोहक, हमारे प्यार का इम्तिहान समझो उसे, जिसे हमने पार किया और देखो आज साथ है, वो बोली। लेकिन मोहक दूसरी तरफ मुंह किए बैठा रहा। मेरे मुंह इधर तो देखो। गीत ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और देखा कि मोहक की उन मासूम आंखों में आज के दिन भी आंसू झिलमिला रहे थे। ये देख गीत ने अपना दूसरा हाथ भी उसके दूसरे गाल पर रख दिया। नहीं, प्लीज नहीं, उसने मोहक को ऐसे कहा जैसे वो कोई बच्चा हो, लेकिन मोहक की आंख से एक आंसू लुढ़क ही गया। गीत ने अपनी तर्जनी से उसे पोंछ दिया। जरा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, वो हौले से गुनगुनाई। अब की बार मोहक मुस्कुराया और गीत के चेहरे पर झुलती जुल्फ को अपनी उंगलियों से पीछे किया। लो दिन ढला, रात होने लगी, तारों की दुनिया में खो जाओ तुम, मैं जागकर तुमको देखा करूं, सो जाओ तुम, थोड़ा सो जाओ तुम, मोहक बहुत प्यारी आवाज़ में गुनगुनाया। वही गीत का मुंह बिगड़ गया। ये क्या, मोहक उसे आज भी सोने को कह रहा था। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, वो एक बार फिर नाराजगी से बोली और मुंह फेर कर बैठ गई। जी मैं सो जाता हूँ, मोहक जानबूझकर बोला और अपनी हंसी दबाए रखी। आ तुम तो सच में सोने लगे, वो उसकी बाह पकड़कर बोली।
क्योंकि वो सोने के लिए पीछे सरक ही रहा था। आप ही ने तो कहा, अच्छा तो तुम वो करोगे जो मैं कहूँगी, है ना? वो अब की बार अपनी आंखों में शरारत भर के बोली। मोहक ने उसकी बात का मतलब समझकर कोई जवाब नहीं दिया, बस उस पर से नजरें हटा ली। बताओ क्या करना है? वो उसके घुंघराले बालों को अपनी उंगलियों से समेटते हुए बोली। उसने हिम्मत कर हामी भरी। गीत की बाजुएं वापस मोहक के कंधों से होती हुई गर्दन के इर्द गिर्द आ गई। बाहों में चले आओ, आओ हमसे सनम क्या पर्दा। गीत ने जैसे ही गाया, मोहक बेड से उठने लगा। वो कुछ बोलता इससे पहले गीत ने उसे खींचकर वापस बिस्तर पर बैठा लिया। ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। गीत ने उसके दोनों गालों पर चिकोटी काटी और अपने बालों में लगा वो छोटा सा क्लचर हटाकर परे फेंक दिया। उसके लंबे बाल, जो अब तक जूरे में सिमटे थे, अब बिखर कर उसकी खूबसूरती बढ़ाने लगे। उसने अपनी उंगलियां बालों में भिराई और बालों को कान के पीछे तक ले गई और फिर उसने मोहक को कसकर थाम लिया। उसके दोनों हाथ मोहक की पीठ पर जम गए। मोहक ने भी हाथ बढ़ाए, लेकिन फिर उसकी घबराहट, उफ, वो परेशान था। ऐसे तो वो गीत को कभी प्यार से आलिंगनबद्ध तक न कर पाएगा। गीत ने उसकी व्यथा समझी और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर खुद की कमर पर टिका दिया। मोहक की आंखें भींच गई। एक पल को उसका हाथ थरथराया जरूर, लेकिन फिर उसने अपने दोनों हाथों से गीत को थाम लिया। ये अब उसके लिए भी जरूरी था। 11 सालों में पहली बार उसने गीत को इत्मीनान से गले लगाया और बस फिर लगाए ही रखा, जैसे जिंदगी भर खुद से दूर न होने देगा। गीत ने उसके कंधों पर हाथ रखा और चेहरा उठाकर उसकी गर्दन को छुआ, फिर कान के पास। फिर वो आगे बढ़ती उससे पहले उसने मोहक को छोड़ दिया और उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? मोहक नजरें चुराकर हकलाते हुए बोला। उसे पहली बार गीत का दूर हट जाना पसंद नहीं आया था और बेचैनी इस बात की थी कि वो कह भी नहीं पाएगा कि गीत उससे अब दूर न हो। गीत झुकी और मोहक को पीछे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मोहक सक पकाया और वहीं गीत खिलखिलाकर हंसती। उसने मोहक को देखकर अपनी एक आंख दबाई। मोहक परे देखते हुए चुपचाप मुस्कुरा दिया। फिर गीत दरवाजे तक आई। उसने गर्दन बाहर निकालकर दाएं बाएं देखा। उनके घर में उन दोनों के सिवा होता भी कौन? वो फिर सामने देखकर मुस्कुराई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया।